साहित्य लेखन से अलग आप एक समाज विचारक भी हैं। एक विचारक के तौर पर आप आज के समाज में नारी की भूमिका को किस तरह देखते हैं? असल में आज के समाज में स्त्रियों की भूमिका जो है वो कई लोगों के लिए कई तरह की है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत से लोग जो शहरी हैं, शहर में रहते हैं, वो देखते हैं और कहते हैं कि स्त्रियां जो हैं, आज का जो हमारा सिनेमा है, आज का हमारी जो पब्लिसिटी के तंत्र हैं, वो सब समझते हैं कि स्त्रियों में काफ़ी जागरण आया है। निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई स्त्रियों की ज़्यादा हुई है और स्त्रियां जो हैं वो तरह तरह के नौकरियों में, तरह तरह के पदों पर, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ भी उड़ाने लगी हैं। वो आकाश में चली जा रही हैं, बहुत दिनों के बाद लौट रही हैं। उसके बावजूद भी भारतीय समाज का जो नारी जीवन का परिवर्तन है वो नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि 80% स्त्रियां जो हैं आज भी गाँव में उसी तरह से रह रही हैं जैसे पहले रहती थीं। घर गृहस्थी का सारा काम, ये वो सब कुछ उन्हीं के ऊपर है। तो यह कहना कि स्त्रीवाद जो है वो काफ़ी सफल हुआ है, उसमें मैं पूरी तरह से विश्वास इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि स्थितियाँ क्या हैं। अब पहले की तरह से स्त्रियों के बारे में आदर की भाव रखना, उनसे प्रेम पूर्वक मिलना, घर में अच्छा वातावरण रखना, वो तो बात अलग है। वो कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में नहीं है। लेकिन जो वास्तविक वातावरण है उसमें कोई खास, यानी गरीब जनता जो है या मिडिल क्लास के नीचे का और नीचे का तबका जो है, निचला तबका जो है, उसमें स्त्रियां आज भी उसी तरह से जीवन बिता रही हैं और खट रही हैं। इस भूमिका को कैसे सामने लाया जाए? कैसे आप कल्पना करते हैं कि नारियां, आज की जो स्त्रियां हैं, वो अपने जीवन में संघर्ष करें? देखिए, जो भी कानून पास होते हैं उन कानूनों का विरोध करना स्त्रियों के बारे में एक तरह की लोगों की आदत पड़ी हुई है कि वो कानून तो आ जाता है लेकिन कानून लागू भी हो जाता है लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं होता। जैसे डाउरी के विरुद्ध कानून आया, कानून लागू है कि नहीं? लेकिन क्या आप जानते हैं डाउरी कम हुई है? जो डाउरी में साइकिल और मोटर बाइसिकल और स्कूटर चलता था, अब कार पर बात होती है उच्च मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में कि भैया एक मारुति 800। अब वो जो है एक व्हीकल हो गई है जो कि लोग मांगते हैं और ये सब चीज़ें अलग से दे दी जाती हैं पहले ही, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस समय दी जाएं और आकर के तहकीकात होने लगे, लोग कहने लगे भाई आपने तिलक लिया है। तो लड़कियां क्या करें इस केस में? लड़कियां क्या करें, औरतें क्या करें? लड़कियां जब तक जागृत नहीं होंगी, जब तक लड़कियों को आप इस तरह से नहीं बनाइएगा कि वो अपने पैरों पर खड़ी हों, तब तक
तब तक कुछ नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अपने पैरों पर खड़ी हों, वो खुद काम करें, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करें, इस तरफ लड़कियों को बढ़ाया जाए। जैसे मैंने अपनी लड़कियों से कह रखा था, हमारे पास 3 लड़कियां थीं, तो तीनों को हमने कह रखा था कि देखो मैं तुम लोग शादी तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम लोग खुद करने नहीं वो करोगी, मतलब है कि अपने पैर पर नहीं खड़ी हो जाओगी। तो इसकी बड़ी आलोचना होती थी। लड़कियों की शादी में देर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने कह रखा था कि मैं कोई दिलचस्पी नहीं लूँगा, क्योंकि तिलक देने की, तिलक चढ़ाने की, डावरी देने की मेरी क्षमता नहीं है। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी बड़ी लड़की ऑल थ्रू फर्स्ट क्लास पास होती रही, दूसरी वाली पास होती रही, तो 2 तो डॉक्टर हो गई। मेरी बेटियां, एक विद्या जी की, मेरी पत्नी की बहन की लड़की थी, जो बचपन में ही मेरे पास आ गई थी, वो एकदम बिल्कुल अग्निवेश थी, मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं था नीचे से ऊपर तक। और वो PhD किया उसने इलाहाबाद में प्रेमचंद पर। जी। और प्रेमचंद पर PhD किया, फिर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आजकल वो भी प्रोफेसर लगी हुई है, और सबकी शादी इसके बाद हुई। ये एक तरीका है। हाँ, जिसमें औरतें अपना निर्णय स्वयं लें। एकदम, जब तक ये स्टैंड नहीं लेंगी, जब तक आप समाज के लोग, जागृत लोग ये स्टैंड नहीं लेंगे कि हम डावरी देकर शादी नहीं करेंगे, जी, शादी हो या ना हो, डावरी देकर शादी नहीं करेंगे, लड़कियों को कुछ न कुछ करने के लिए बाध्य। यही बतलाइए कि स्त्रियां राजनीति में आए या ना आए, वे समाज में सक्रिय हों या ना हों। समाज में सक्रिय, सामाजिक कार्यों के लिए सक्रिय हों बात दूसरी है, लेकिन राजनीति में आना करीब करीब स्त्रियों के लिए असंभव सा है। एक्सपीरियंस ये बताता है कि बार बार एक कानून पास करने की कोशिश की जा रही है, कितना आरक्षण दे दीजिए औरतों को, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा है। नहीं, अभी गुजरात में 2 औरतों को कांग्रेस ने टिकट दिया है, अभी अखबार में आज पढ़ रहा था मैं। तो वो कहने की बात है, जब तक कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं होंगे समाज में, जिसको कहते हैं कि व्यवस्था का चेंज नहीं होगी, तब तक औरतों की स्वतंत्रता जो है काफ़ी दूर है। और उसमें हमको, आपको, जो लोग अपने को मतलब मानते हैं कि वो प्रगतिशील हैं, वो उनको उत्साहित करेंगे लड़कियों को कि भाई अपने परिवार में पहले, सबसे पहले अपने घर में दिया जलाइए, अपने परिवार में पहले उनको समझाइए कि तुमको ऐसी पढ़ाई पढ़नी है जिससे तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उसके बाद देखिए कि स्थितियों में बदलने में देर नहीं लगेगी। मार्कंडेय जी, धीरे धीरे आपने कहानी लिखनी बंद कर दी। अग्निबीज का दूसरा खंड लिखना चाहते थे, वो भी नहीं लिख पाए, शायद आगे वो लिख पाएँ और प्रकाशित हो। और आपका ध्यान संपादन की ओर बढ़ा, साहित्यिक पत्रिका के रूप में आपने कथा को प्रदर्शित किया। तो ये कैसे शुरू हुआ, इसका कुछ इतिहास हमें बतलाइए। हाँ, देखिए ऐसा है कि इस तरह का सवाल जो है बहुत ही वाजिब आपने किया है। तो उसका अनुभव कुछ इस तरह का है कि इलाहाबाद में एक माया मनोहर कहानियाँ नाम की पत्रिका निकला करती थी। उसके मालिक जो हैं बहुत ही धनाढ़ और थे, बहुत बिकती थी, लाखों प्रतियां बिकती थी उसके एक ज़माने में। अब तो वो ख़त्म हो गई है। एक बार उनको शौक ये हुआ कि कहानियों पर एक विशेषांक निकाला जाए। न मालूम क्यों उनको सूझा कि मार्कंडेय जी को उसका संपादक बना दिया जाए। अब वो घर पर बड़ी सी गाड़ी में बैठ करके आए और उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक अंक निकाल दीजिए आप। तो हमने कहा कि मैं निकाल दूंगा आपको। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 10,000 रुपया संपादन के लिए देंगे और जितने लेखकों को आप छापेंगे उनको पूर्ण पैसा देंगे। तो वो समकालीन कहानी विशेषांक के नाम से एक इतना मोटा सा विशेषांक निकला, जिसमें रविंद्र कालिया की पहली कहानी, मतलब है कि सबसे पहली कहानी रविंद्र कालिया की 7 वर्ष छोटी पत्नी, 9 साल छोटी पत्नी छपी। वो विशेषांक बहुत सक्सेसफुल हुआ। इससे माया प्रेस वाले बड़े गदगद हुए। फिर उसी के बाद कुंभ पड़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि कुंभ पर हमारे लिए एक विशेषांक निकाल दीजिए और 6 महीने आप बैठिए हमारे ऑफिस में, हम आपको 10,000 रुपया देंगे और 2 सहायक देंगे, वो लोग भी आपके पास बैठेंगे और आप भी बड़ा विशेषांक हमारे लिए निकालिए। वो निकाला गया विशेषांक। तो हालत ये हुई कि जब विशेषांक निकला
उसके 2 ही दिन में उसकी 2 लाख प्रतियाँ जो हैं जम हो गई, ख़त्म हो गई। जहाँ 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 वहीं बिक जाए। यहाँ दिल्ली में IIT के थे, यहाँ से वो से विज्ञापन ले गए थे वो, तो बिक जाए। फिर उसका दूसरा संस्करण उन्होंने छापा उसी दौरान में, मेले के दौरान में दूसरा संस्करण छापा और वो बहुत ही खासा अच्छा बिका और बड़ी चर्चा हुई। उसकी कापियाँ नहीं मिलती हमारे पास। अब एक कापी रह गई है जिसको मैं इनकार करता हूँ कि भाई मेरे पास कोई कापी है ही नहीं है, तो उसको बाइंड वाइंड करा के मैंने अपनी लाइब्रेरी में किताबों के पीछे रख छोड़ा है। जी जी। और शायद आपने नहीं देखा हो उसको, हम कभी देंगे आपको कि आज की स्थितियों में सामान्य मनुष्य की भूमिका करके उसका थीम जो आंतरिक थीम है वो यह है। वैसे राजनीति धर्म पर उसमें हैं चीज़ें दी गई हैं। राजनीति पर एक खंड है, एक धर्म पर है, एक उस पर इकोनॉमिक कंडीशंस पर है, बीच बीच में कहानियाँ दी गई हैं। फिर आपने कथा निकाली? फिर हमने कथा निकाली। कथा के बारे में बताइए। कथा निकाली हमने ऐसे कि कथा के बारे में क्या बताऊँ आपको। जब मैंने पहला ही अंक कथा का निकाला तो उसका इतना शोर शराबा हुआ जिसका कोई हद नहीं। और उसके बाद कथा निकलती रही लगातार, एक दो 3 अंक निकले उसके। और उसके बाद वही दुर्भाग्य जो मेरे ऊपर आ गया और मुझे पूरा का पूरा महारानी गेस्ट हाउस का यहाँ दृश्य याद आ रहा है कि उस बार भी जब ऑपरेशन मेरा हो गया पूरा और जब मैं अच्छा हो रहा था तो दूरदर्शन ने इसी तरह का एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू को भी आप ही कंडक्ट कर रहे थे। तो इस तरह का दुर्भाग्य मेरे जीवन में आ गया कि मेरी वो कार्य क्षमता ही आधी हो गई। जो जितनी तेजी के साथ मैं काम करता था वो सब करीब आधा हो गया। रोज परेशानी, ये खाओ, ये ऐसे रहो, ये करो, दुनिया भर का हमारा डॉक्टर जो है हिदायत देता रहता था। तो उसने बहुत हमको किया, कथा को भी बहुत नुकसान पहुंचा, हमको भी बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन कथा में मैंने देखा प्रारंभिक अंकों में खासतौर से बाद में भी कि आपने न सिर्फ साहित्यकारों को और आलोचकों को बल्कि राजनीतिक विचारकों को भी बहुत स्थान दिया उसके अंदर। हाँ, तो ये ऐसी चीज़ थी जो कि हिंदी इसमें पत्रिकाओं में नज़र नहीं आती थी। हाँ। और शुरू में ये रही है। हाँ। तो इनका सहयोग कैसे मिल गया आपको? सहयोग इस तरह से मिला कि कुछ बड़े लोग इस तरह के जो थे वो कथा के प्रशंसक थे, जैसे BT रणदेवी। बिल्कुल। और CPIM के बड़े नेता थे। बड़े नेता कहते हैं, एक तरह से संस्थापक सदस्यों में थे CPM के। और फिर उसके बाद जब जनवादी लेखक संघ बनने को हुआ तो उसकी स्थापना के लिए भी उनको बुलाया गया। तो BT रणदेवी ने हमारे पास लिए शिक्षा पर एक लेख लिखा था जी, जो कि कथा में छपा और उसकी बहुत प्रशंसा हुई उस लेख की। तो इस तरह की राजनीतिक चीज़ें आपको जगह जगह कभी कथा में दिखाई पड़ती हैं। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि वर्तमान संदर्भों पर कथा में पूर्व संपादकीय नाम से एक चीज़ दी जाए, जो कि संपादकीय के पहले। ये क्यों होता है, क्यों देते हैं आप इसको? इसको इम्पॉर्टेंस के लिए देते हैं जी। हमारे यहाँ इस बात की धीरे धीरे प्रथा बन गई है कि कथा में पूर्व संपादकीय में क्या छपा है। और इस बार आपके जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में वीर भारत तलवार का लेख छपा हुआ है सर सैयद अहमद खां के ऊपर, जिसकी बहुत प्रशंसा हो रही है। अलीगढ़ से कथा की कम से कम 50 प्रतियां बाद में मांगी गई हैं। आपके दिल्ली में भी उसके अंक बिक रहे हैं और लोग उस लेख की चारों तरफ तारीफ कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत के साथ लिखा गया लेख है। तो पूर्व संपादकीय में वो छपा है जी। तो इसी तरह की चीज़ें पूर्व संपादकीय में हमेशा छपती रही हैं कथा में। कथा का नया अंक आप आयोजित कर रहे हैं, उसकी कुछ जानकारी हमें दें। आज का भारत पूर्व संपादकीय में इस पर दिया जाएगा, जिसमें कई लोगों को कहा जा रहा है लिखने के लिए। अगर मेटेरियलाइज मतलब हो गया, कार्यान्वित हो गया तो कोई लिखेगा। लेकिन सिनॉप्सिस मैगजीन है वो ज्ञानोदय नहीं है। सिनॉप्सिस मैगजीन का मतलब होता है कि हम क्या छापना चाहते हैं जी। आज की परिस्थिति में क्या महत्वपूर्ण होता है, उसके लेख का ये सब नाम वगैरह सब हम वो कर लेते हैं, पहले तय कर लेते हैं। जैसे थीसिस की सिनॉप्सिस बनती है उसी तरह से सब बन जाता है, उसके बाद उस पर कार्यान्वयन होता है। तो ये नतीजा यह होता है कि हम एक पॉइंट पर ले जाते हैं अंक को जी। हाँ,
इस बार हम पीछे ले गए हैं। जैसे जायसी पर हमने 3 लंबे लेख उसमें दिए हैं। जी जी उसकी आलोचना कई लोगों ने की मुझसे जी कि कथा को पीछे नहीं जाना चाहिए। हमने कहा क्यों नहीं पीछे जाना चाहिए। जी जायसी एक मतलब सूफी संत थे, उन्होंने इतनी बड़ी किताब लिखी और उनके ऊपर कुछ लिखा ना जाए, कभी चर्चा ना हो, ये तो उचित नहीं है। तो कहने लगी कथा तो आगे जाने वाली पत्रिका। हमने कहा नहीं, कथा को पीछे भी जाना चाहिए, आगे भी जाना चाहिए। साहित्य में जो आपके मित्र थे वो निरंतर आपके साथ रहे और उसमें बहुत वैचारिक और दूसरा आदान प्रदान हुआ। तो आप एक संस्मरण सुनाइए हमें, भैरव जी के बारे में बतलाइए कि भैरव जी का जो चरित्र था, भैरव जी का की जो भूमिका थी वो किस रूप में थी। तो भैरव जी तो खैर भैरव जी बहुत ही कठोर व्यक्ति थी। अच्छा। तो कठोर व्यक्ति थे और भैरव जी के बारे में ये कहा जाता था कि वो किसी की बात नहीं मानते। अगर कोई काम कराना हो भैरव जी से या कुछ कहना हो तो मार्कंडेय जी के माध्यम से कहलवाइए। जी समझ नहीं हाँ, समझ रहा हूँ जी। तो उनके बारे में कोई संस्मरण बताइए कोई। एक ऐसा संस्मरण मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत रेयर है जी कि इमरजेंसी के पीरियड में उनके पास भी और मेरे पास भी चीन से और रूस से पत्रिकाएं बहुत आती थीं। तब चाइना से आज का चीन करके, चाइनीज़ उटकट करके, इस तरह की पत्रिकाएं आती थीं और वो हमारे उनके पास बहुत आती थी। उस ज़माने में पोस्ट ऑफिस में एक आदमी बैठाया गया था। हर पोस्ट ऑफिस में आदमी बैठा दिए गए थे जो कि छांटें उन लोगों के ऊपर जो सस्पेक्ट्स हैं। तो उनके पत्र जो है अलग कर लिए जाते थे, वो खोले जाते थे, पढ़ाया जाता था उनको। तो सबसे ज़्यादा पत्र जो है उनके पढ़े जाते थे, भैरव प्रसाद गुप्त के सबसे ज़्यादा। अच्छा। उसके बाद एक दिन सवेरे मैं चाय पी करके जैसे ही बरामदे में निकला, उनका लड़का रोता हुआ खड़ा दिखाई पड़ा। जी। छोटा बच्चा था, इतना बड़ा सा, रोता हुआ खड़ा दिखाई पड़ा और कहने लगा कि पापा को रात को पुलिस पकड़ के तो ले गई है और थाने में बंद कर दिया है। जी। तो हमने कहा कि चलो, और खट से जो जूता था वो पहना मैंने और मैं चल पड़ा। तो बहुत वीर भाव से मैं चला था कि मैं उनको बाहर कर लूँगा। लेकिन जब मैं स्टेशन के आसपास पहुँचा तो मैं सोचने लगा कि कहीं थानेदार हमको भी पकड़ के साला बंद न कर दे। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमको भी 1-2 डंडा मारेंगे सब। तो और किसके बल पर मैं जा रहा हूँ थानेदार मुझको क्या जाने, कैसे जाने। लेकिन है कि मैं गया तो पुल से नीचे स्टेशन पर उतर रहा था तो मुझको एक दुर्गा प्रसाद जी थे, उनका नाम याद आया, जो बहुगुणा के बहुत खास आदमी थे, मित्र थे और हमारे घर बहुत आया करते थे। तो बस उसके बाद मेरा साहस बढ़ गया और मैं गुड़िया तालाब एक है उसको क्रॉस करते हुए बगल से जाके बहुगुणा जी को कहा मैंने कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, तैयार हो गए और उठ के मेरे साथ आए। और आते ही जैसे ही थाने के फाटक पहुँचे उन्होंने कहा कि कहाँ है भाई, बड़ा थानेदार तुम्हारा कहाँ है, बुलाओ उसको। बड़े जोर से डांट के बोले। वो आया, कहा कि साहब अरे अब आप कैसे आ गए। कहें तुमने हिंदी के इतने बड़े लेखक को अपराधियों के जंगले में बंद कर रखा है, तुम पूछ रहे हो। तो उसने एक छोटे बड़े थानेदार को उठाया, भैरव जी को निकाला। भैरव जी ऐसे छड़ पकड़े हुए उसी से सटे हुए थे। इतने त्रस्त और दुखी थे वो कि उन्होंने आँख नहीं मिलाई और वो सीधे अपने घर चले गए। हम लोगों से बोले तक नहीं, बात भी नहीं किया, अपने घर चले गए। हम गए दुर्गा प्रसाद जी के यहाँ। दुर्गा प्रसाद जी के यहाँ जा करके मैंने एक प्याला चाय पिलाई उन्होंने। और उनकी आदत ये थी कि जब मैं उनके घर जाया करता था उस पीरियड में, तो वो रिक्शा एक बुलवाते थे, उस पर बैठा देते थे। रिक्शे से पूछते, कई बार अच्छे से कहते थे कि ये देखो 5 रुपया किराया है, जो किराया 20 रुपया 25 रुपया हो गया है, 5 रुपया किराया है, ये भैया से पैसा मत लेना, इनको उतार देना ले जाके। बहरहाल मैं घर चला आया। ये घटना मुझको इतनी मत्ती रही कि मैंने उसी दौर में एक बरकत नाम की कहानी लिखी। जी। कहानी लिख तो ली मैंने, लेकिन वो कहानी छपी नहीं, छपने की हिम्मत ही नहीं थी। वो कहानी छपती थी निश्चित रूप से मैं पकड़ लिया जाता। तो वो कहानी जो है वो फाइल में पड़ गई थी और वो कहानी याददाश्त की फाइल में पड़ गई थी, मतलब है कि याद ही नहीं था। इधर बीच में जब चीज़ें उल्टी जाने लगी तो बरकत निकल आया। तो उसको टाइप वाइप करा करके, और वो सत्य प्रकाश जी का लड़का एक मैगजीन निकालता है, उसमें
दूधनाथ जी उसमें उसका सानिध्य करते हैं, उसमें बरकत छपी पहली मरतबा, लेकिन उसमें नोट छपा हुआ है जी। कि इमरजेंसी के ऊपर लिखी गई ये कहानी है। पक्षधर। जी जी। हाँ, एक संस्मरण पीसी जोशी के बारे में बताइए, जो सीनियर पीसी जोशी हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनके बारे में एक संस्मरण आपके पास है, मुझे पता है, तो उसको शेयर कीजिए। जब पीसी जोशी एक ऐसा दौर आया पीसी जोशी के जीवन में कि वो पार्टी के कार्यकारिणी में माइनॉरिटी में आ गए। जब वो अल्पमत में आए तो उनको इलाहाबाद में वो कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, जैसे जिला बदर कहते हैं ना, उस तरह से निर्वासित कर दिया गया। और ये कहा गया कि आप जो हैं कोई भी राजनीतिक काम नहीं करेंगे और वो सांस्कृतिक काम करेंगे, लेखकों के बीच में रहेंगे और गाँव लोकगीतों को इकट्ठी करवाएंगे, सब करेंगे। जी। तो पीसी जोशी की को शायद आपने देखा नहीं होगा तस्वीर, इतना बड़ा आदमी जो देश का था, जिसने कि फादर ऑफ नेशन की जो पहला उन्हीं का कहा हुआ है गांधी जी के बारे में जी, जो आज भी लोग फादर ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्रपिता। तो पीसी जोशी जो है वो आते थे हमारे हॉस्टल के, जो सज्जन थे सुपरिंटेंडेंट ओम प्रकाश, उनके वो लान में बैठ जाते थे और हमको कई लोगों को बुलाते थे, बात करते थे, समझते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके बहुत ही करीब मैं उनके आ गया था और बहुत मानने लगे थे मुझको। मैं उनके फिर घर जाने लगा, कल्पना जी भी रहती थी वहाँ साथ में। 1 साल तक उनका यह निर्वासन रहा। जब निर्वासन खत्म हुआ तो दिल्ली आ गए वो। उन्होंने जेएनयू को अपनी किताबों का सारी लाइब्रेरी दे दी और वही माया का जब विशेषांक निकल रहा था तब मैं आया उनसे मिलने के लिए। अच्छा। तो घुटना पहनते थे, वो पॉइंट नहीं पहनते थे, वो नेकर पहनते थे, कमीज पहनते थे, एक बड़ा सा झोला लिए रहते थे और पार्टी की जो पत्रिका थी उसको जगह जगह बांटा करते थे। तो मैं गया मिलने के लिए, तो बात हुई, तो फिर उन्होंने ही उस पत्रिका का पूरा ढांचा हमसे बनवाया। अच्छा। कहा कि कल आना, कल हम बनवा देंगे। कल गया मैं, तो उन्होंने पूरा पत्रिका का ढांचा बना दिया और उसी को हम लोगों ने लागू किया। तो इस तरह से हाँ, इस तरह से उनसे करीब आए हम। तो उसमें सबसे मज़ेदार चीज़ है कि गुरु गोलवलकर के एक लेख से एक खंड शुरू होता है। तो बड़ी साहब हल्ला गुल्ला इस पर, मार्क्सवादियों की मची की, गुरु गोलवलकर का लेख और इसमें पत्रिका में छपा है, तो उन्होंने बनाया था। अच्छा। हाँ, जस्ट थिंक ऑफ कि धर्म के ऊपर चर्चा जब हो रही, धर्म उसका शीर्षक था, तो धर्म के ऊपर चर्चा हो रही थी। वो एक ऐसे आदमी थे जिनसे अगर कोई बात न जानी जाए तो अधूरी रह जाएगी। अब गोलवलकर को मैं चिट्ठियों पर चिट्ठियाँ लिखूं, लेकिन चिट्ठियाँ सब साठ हो जाती थी, बाहर ही रह जाती थी, क्योंकि वो इस तरह के जो संघ के आज के नेता होंगे उस तरह के आदमी नहीं थे। सारे हिंदुस्तान में बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति थे वो, हर जगह संघ की शाखाएँ चलती थी और जाते थे, बड़े मतलब बड़ा उनको राष्ट्रीय स्वयं संघ एक शक्ति के रूप में थी तब। तो वो गोलवलकर जी जो हैं वो एक बार आए, दीनदयाल उपाध्याय नाम के व्यक्ति जो थे, इसके बारे में जानते हैं, ये बहुत बड़े भारी नेता थे। तो वो हमारे यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो उनके पास गए, मिले, हम जाके पाँव छुए, छोटे से थे ही हम, हमारी एज ही क्या थी। तो हमने प्रणाम किया, हमने कहा कि एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, वो पूरा कराइए आप। तो कहने की क्या, हमने कहा कि ये बात है। उनका हमको एक लेख चाहिए धर्म पर। तो धर्म पर उन्होंने वहाँ से पत्र आया, उसमें लिखा था श्री राम ऊपर, और उसके बाद पत्र लिखा हुआ था हमारे नाम से, और उसके बाद उनका लेख भी आ गया, वो लेख छपा भी, और उसको लेकर के बड़ा माखौल उड़ा। यहाँ तक हुआ कि लेखकों में, जो मित्रों में, यह कहा गया कि भाई अमुक आदमी जो है उसके पास सोना बहुत है, लेखक के पास, उसके पास बहुत रुपया है, ये है वो है, लेकिन जो चीज़ मार्कंडेय जी के पास है, जो जिसको इन्होंने लाकर में रखा हुआ है, वो किसी के पास नहीं। तो लोग पूछते थे कि बहुत जिद करते थे, पूछते थे उसी आदमी से कि वो क्या चीज़ है भाई। सत्यप्रकाश जी जिसमें बहुत अगुआ थे, तो बताते थे कि वो गुरु गोलवलकर का एक पत्र है मार्कंडेय जी के नाम से, जो लाकर में बंद है।
इस पर बड़ी हंसी मजाक सब लोग करते थे, लेकिन बहुत ही अच्छा लेख था वो धर्म पर उनका। जी जी। हाँ। अच्छा, अंत में मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आप पर ये चार्ज लगता है कि आप जो है वो यात्रा भीरू हैं और इलाहाबाद कभी नहीं छोड़ते। विशेष स्थितियों में तो खैर छोड़ना पड़ जाता है, लेकिन इलाहाबाद से आपको इतना प्यार क्यों है? ये ऐसा शहर, कुछ बताइए इसके बारे में। असल में देखिए, ये स्वभाव की बात होती है। हमारे घर वालों से पूछिए, हमारी पत्नी होंगी उधर, उनसे पूछिए कि जिस बिस्तर पर मैं सोता हूँ और जिस तरफ सोता हूँ, जिस तरह से सोता हूँ, वो मुझसे छोड़ा ही नहीं जाता है। जी जी। घर नहीं छोड़ा जाता। जी। यात्रा भीरू का मतलब तो यह होता है कि यात्रा तो काफ़ी कठिन चीज़ है मेरे लिए, लेकिन यह कि मुझे घर में जहाँ सोता हूँ, जिस तरह सोता हूँ, जिस तरह से रहता हूँ, जिस तरह से खाता हूँ, कोई आदमी सोच नहीं सकता कि एक ही चीज़ आदमी सालों खाता है। दलिया खाता है तो दलिया ही से नाश्ता करता है। तो इस तरह की कुछ आदतें हैं हमारे अंदर, जिसको आप खराब आदत कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन है इस तरह का। नहीं, इलाहाबाद के बारे में ऐसा क्या है कि वो कौन सा आकर्षण है इलाहाबाद का? हाँ। क्योंकि इलाहाबाद के आप विशिष्ट व्यक्तियों माने जाते हैं, सिर्फ साहित्य के नहीं, सामाजिक व्यक्तित्व आपका है। तो ये ऐसे इलाहाबाद में क्या चीज़ है जो आपको इतना आकर्षित करती है? मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूँ। और इलाहाबाद में सचमुच जीवन जो है बहुत ही सरल है, सहज है, और आने जाने की इसकी सारी सुविधाएं हैं, और एक प्रकार का बहुत ही क्वाइट और स्लो डेवलपिंग टाउन है। आपको मालूम होगा कि इलाहाबाद उस वक्त नहीं है, मतलब टूरिज्म के मैप पर नहीं है। जी जी। इलाहाबाद में एक हवाई जहाज उतरा करता था, आकर के जाता था, वो भी बंद हो गया। बनारस है लेकिन इलाहाबाद नहीं है। बनारस तो खैर ऐसा शहर है कि जब यहाँ से कोई टूरिस्ट आता है, विदेशी जाता है, तो उससे वहाँ पर लोग प्रश्न करते हैं कि क्यों भाई वाराणसी बनारस गए थे? अगर वो कह दे नहीं गए थे तो कहते हैं तब कहाँ गए थे तुम? हिंदुस्तान को क्या जानोगे तुम? जब तुम बनारस ही नहीं गए तो तुम हिंदुस्तान को क्या जानोगे? तो मतलब है ये कहने का कि इलाहाबाद एकदम भिन्न शहर है इस मामले में। इसी कारण इलाहाबाद छोड़ा नहीं जाता। मार्कंडे जी, आपने साहित्य के बारे में, जीवन के बारे में, पाठकों के बारे में, आलोचकों के बारे में और अन्य जीवन के पक्षों के बारे में हमसे लंबी बातचीत की, उन प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए, बहुत सी ऐसी जानकारियाँ दी जिनका हमें पता नहीं था, बहुत से ऐसे व्यक्तियों के बारे में बतलाया आपने जो हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ की तरह से हैं। आपके विचारों से, आपकी टिप्पणियों से, इनसे निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के पाठक और श्रोता को प्रेरणा मिलेगी। आपकी रचनाओं के बारे में नई उत्सुकता पैदा होगी, लोग उसे और ध्यान से पढ़ पाएंगे और उसका जो मर्म है उसे इस बातचीत के बाद अधिक गहराई से समझेंगे। तो इस लंबी बातचीत के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।